जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर में जो अलग अलग पार्ट था। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत अलग अलग पार्ट्स में है। संसाधन, भारत संसाधन एवं उपयोग आपके बुक का भी नाम है, और उसका पहला चैप्टर भी जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका जो एक का क में हम लोग सबसे पहले बात किए थे संसाधन होता क्या है, संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बात किए थे। दूसरे चैप्टर में हम लोग मृदा एवं भूमि संसाधन के बारे में बात किए थे। तीसरे चैप्टर में हम लोग, जो कि आपका एक का बी या एक का सी आप बोल सकते हैं, बी में हम लोग, एक का ख में हम लोगों ने क्या बात किया था, इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोग किए थे जल संसाधन के बारे में बात किए थे। एक का गौ की बात करेंगे दोस्तों, तीसरा है, एक पार्ट वन का ही, आपका फर्स्ट चैप्टर का ही ये तीसरा पार्ट है, जिसमें आपका हम लोग बात करेंगे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, वन एवं वन प्राणी संसाधन के बारे में बात करेंगे। एक एक करके हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कि हम लोग यहाँ पे संसाधन की जब बात कर रहे थे तो वन एवं वन प्राणी की क्यों बात करें। देखिए, एक कंप्लीट पारिस्थितिकी के लिए वन की क्या इंपॉर्टेंस होता है वो तो हम आगे बात करेंगे ही। अभी मैं आपको अगर ब्रीफली एक जानकारी दे दूं तो एक कंप्लीट पारिस्थितिकी के लिए इस दुनिया में, इस संसार में जो भी जीव मौजूद हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। छोटा से छोटा कीड़ा से लेके बड़ा से बड़ा हाथी, डायनासोर तक, ये सभी चीज, अब ये सभी जो जीव हैं, सभी जो जंतु हैं, सभी जो वनस्पति है, चाहे वो विषैला हो, चाहे वो आपका अमृत वाला हो, संजीवनी बूटी ही क्यों ना हो, ये सभी इंपॉर्टेंट है हमारी पारिस्थितिकी के लिए। तो कैसे हम इसका संरक्षण कर सकते हैं, क्या है हमारे वन एवं वन्यजीव संसाधन, हम लोग किन किन बातों पर चर्चा करेंगे, हम किन किन बातों को अगले चैप्टर में के लिए छोड़ के जाएंगे, उन सभी पे आज हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। आज का ये जो सेशन है अध्याय एक का गौ, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें हम लोग एक एक करके सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका वन एवं वन्यजीव संसाधन क्या है। एक मिनट, पहले मैं इसका, वन एवं वन्यजीव संसाधन क्या है, इसमें वन क्या होता है, वन जीव क्या होता है, वन में रहने वाले जीवों को वन जीव भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली अगर अभी स्टार्ट करें तो पहले अगर हम जो जान ले कि वन क्या होता है। वन बेसिकली वैसा एरिया, वैसा क्षेत्र जो कई पेड़ों से, मतलब हजारों लाखों पेड़ों से आच्छादित हो, उसे वन कहते हैं। कई पेड़ों से घिरा क्षेत्र, कई वृक्षों से, झाड़ियों से, झरमुटों से घिरा क्षेत्र वन कहलाता है। और जो वन प्राकृतिक रूप से आपके विकसित होते हैं उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। लेकिन मानव निर्मित वन आपकी वानिकी कहलाती है। क्या कहलाती है, यहीं से आपका, चलिए चैप्टर आज शुरू कर लेते हैं कि मानव निर्मित वन जो है वानिकी कहलाती है, और जो प्राकृतिक रूप से जो वन विकसित होते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक वन कहते हैं। तो चलिए हम पूरा इस चैप्टर में तो बात करेंगे ही, आज हम लोग देख लेते हैं किस किस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। वन के प्रकार के बारे में, वन प्राणियों के बारे में बात करते हैं, विलुप्त जो होते जा रहे हैं, संकटग्रस्त जो जीव हैं उनके बारे में बात करेंगे, हमारे वन जो घटते चले जा रहे हैं हमारे इस देश में, हमारे इस पूरे संसार में जो वनों का प्रतिशत घटते जा रहा है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक करके हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो बच्चे अभी तक हमारे पास नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और रोशनी पब्लिकेशन जो हमारा क्लास 10th का बैच चल रहा है, रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन बैच क्लास 10th के लिए 2026 के बच्चों के लिए, हमारा ये यूट्यूब चैनल और हमारा ये पब्लिकेशन रोशनी पब्लिकेशन दोनों मिला के आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी चैप्टर, सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, एवं हमारे रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा हर एक आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बुक होते हैं, हमारी कैप्टन सीरीज की आपकी बुक होने जा रही है। आज का ये जो हमारा सेशन है हमारा इसी बुक से लिया जाएगा। बहुत सारे इसमें आगे हम बात भी करेंगे, आपके जो बीटीबीसी में कुछ कुछ जो त्रुटियां होती है उसको सुधार करके ये बुक आपका बनाया गया। आगे हम आपको इंडिकेट करेंगे कि क्या त्रुटि हुई है इस बुक में, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं एक कंप्लीट तैयारी, एक कंप्लीट बैच लेना, तो हमारे इस रोशनी पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रोशनी पब्लिकेशन पे .com पे जाके हमारी जो भी बुक्स है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस की और भी जो बुक है वो सभी अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला होगा, वहां से जाके आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग वन एवं वन्यजीव संसाधन से। ठीक है, इसका जैसे ही आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम इसमें बात किया जाता है कि वनों का जो दोहन है वो कैसे शुरू हुआ। पहले क्या थे, पहले जो प्रारंभिक मनुष्य थे, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था
तो उस समय क्या था, सब कुछ पैरेलल चल रहा था, इंसान को जितना जरूरत होता था उतना ही अपना भोजन निकालता था, चाहे वो वृक्षों से हुआ, चाहे वो अन्य तरीकों से हुआ, चाहे वो आखेट या शिकार करके। लेकिन जैसे ही आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार है, किंतु पके मांस के स्वाद के से शुरू किए वन प्राणियों का आखेट और वनों की लकड़ियों का दोहन, आग का जैसे ही आविष्कार हुआ तब से वनों की जो लकड़ियों का दोहन शुरू हो गया, पेड़ों की लकड़ियों का दोहन शुरू हो गया, और वहां से वो दोहन आज तक चला आ रहा है, जिसका क्या प्रभाव है, वन प्राणी सबसे पहली आहुति दी गई। यानी जो वन्य जीव हैं, जो जंगली जानवर हैं, उसकी आहुति दी गई उस आग में। जब आदि मानव को जो पके मांस का जब स्वाद उन्होंने चखा और उनको बहुत मजा आया, तो उस समय से वो और ज्यादा जीव जंतु खाने लगे। अभी देख रहे हैं नॉनवेज लवर का एक अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो वहां से ईंधन के लिए वनों को अंधाधुंध उपयोग किया गया, आग के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई, निवास के लिए अंधाधुंध कटाई की गई, यानी कई तरीकों से आपका वन का क्या है, अंधाधुंध दोहन हुआ। इसी पे हम लोग एक पूरे चैप्टर में बात करेंगे कैसे हम लोग इसे सुधार सकते हैं। वनों की महत्व के बारे में अगर हम लोग विचार करें तो वनों का महत्व क्या है, हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, हमारे आगे भविष्य को देखते हुए वनों का क्या महत्व है, इस सभी के बारे में अगर हम बात करें, वन प्रकृति का अमूल्य उपहार है। अगर आप वनों का जो है ऐसे भी लिखते हैं तो आप इस सारे कंटेंट को आप अपने अंदर रख सकते हैं। चलिए, वन प्रकृति का अमूल्य उपहार है, सृष्टि के आरंभ से ही मानव का पोषक रहा है। वन से हमें क्या क्या मिलता है, साइंस में जाएं तो वन से हमें ऑक्सीजन मिल गया है। अगर हम लोग आर्ट्स में खाने पीने भोजन की बात करें तो हमें वनों से ही सबसे ज्यादा भोजन प्राप्त होता है, वन से ही हमें भोजन प्राप्त होता है, हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यानी वन और मानव सभ्यता या फिर बोले वन और जैविक सभ्यता, सभी जीवों के लिए वन एक प्रमुख संसाधन है। वन क्या है, एक प्रमुख संसाधन है। खाद्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, वन है। सभी जीवों के लिए वनस्पति, सभी जीवों के लिए वनस्पति भी कहाँ है, वन है। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र का आधार है। यानी मैंने जो इस वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में बात किया था कि एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए, एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र के लिए वन एवं वन्य जीव बहुत ही उपयोगी हैं। एक छोटा से छोटा कीड़ा और एक बड़ा से बड़ा हाथी दोनों ही समान रूप से इंपॉर्टेंट है अगर पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो। भारत में वन संकट की बात करें तो विकास की दौर की गौरवशील परंपराओं में इसका ह्रास होते रहा है। जैसे ही विकास की बात आती है, हम लोग आगे बात करेंगे, पिछले चैप्टर में जो हम लोग बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय जो हमारी परियोजनाएं थी जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा है, उस बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भी वनों का बहुत अधिक ह्रास हुआ है। लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर कुछ ऐसा आंकड़ा है जो मैं आगे आपके इस पे बात करूंगा। वनों का अंधाधुंध विद्रोहन हुआ। वन और वन जीव संसाधनों का संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इनका संरक्षण, वनों का संरक्षण करना, वन के जीवों का संरक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अब हम लोग चलेंगे हमारे जो मेन चैप्टर पे, जो हम लोग सारे डाटा जो इकट्ठा करते हैं, हमारे जो डाटा पे जो कॉन्सेप्ट होंगे उस पे। अब पूरे विश्व में कितना प्रतिशत वन है, कहाँ कितना ज्यादा है, वनों के नजरिए से देखा जाए तो सबसे बड़ा देश कौन है, तो उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा ऐसा देश है। अगर वन के आधार पे बात करें तो सबसे ज्यादा वन भारत में अगर बात करेंगे तो विश्व में 10वां स्थान रखता है। उससे पहले आपका ये 9 कंट्री है। रूस में सबसे ज्यादा। अब मैं आपको एक चीज यही बता देता हूं, यहाँ पे आपका जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीटीबीसी का बुक जो है, इसमें जो आपका लिखा हुआ है कि 809 करोड़ हेक्टेयर, क्या है, 809 करोड़ हेक्टेयर। तो ये क्या है, 809 मिलियन हेक्टेयर है। क्या है, एक्चुअल में ये जो डाटा है ये 809 मिलियन हेक्टेयर है। तो जो कि 809 करोड़ और 809 मिलियन ये दोनों सेम नहीं है। तो आपका बीटीबीसी बुक में ये आपका गलत लिखा हुआ है, तो आप इसे अगर चाहें तो सुधार कर सकते हैं। कितना है, रूस में 809 मिलियन हेक्टेयर है। 809 मिलियन बोले तो अगर इसको करोड़ में आप बदलेंगे तो आपका हो जाएगा, करोड़ में आप मिलियन में बदलेंगे तो 80.9 करोड़, 80.9 करोड़ आपका हेक्टेयर होगा। तो ये क्या, 809 मिलियन में अगर लिखना चाहें, 809 करोड़ नहीं, 809 मिलियन हेक्टेयर है रूस में। सबसे ज्यादा जो आप वन क्षेत्र की बात करें, सबसे ज्यादा वन है आपका रूस में है, उसके बाद ब्राजील में है, फिर कनाडा में है। सब में वही गलती हुई थी, सब में करोड़ लगा दिया गया था। तो क्या है, 809 मिलियन हेक्टेयर है। 809 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पे। भारत विश्व में 7वां है जहां पे 67.71 करोड़ हेक्टेयर, आप रफली आप 68 मिलियन
फिर से यहाँ पे करोड़ लिखा गया है, 67 हाँ ये ठीक है आपका, 68 मिलियन नहीं, यहां पे भी मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। यहां भी आपका 67.71 मिलियन हेक्टेयर आपका क्या है, वन है। अब यहाँ पे 809 मिलियन हेक्टेयर, 478 ब्राजील में, कनाडा में 310 मिलियन हेक्टेयर, अमेरिका में 303 मिलियन, चीन में 197 मिलियन हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया में 164, इसके अलावा कांगे में 134, इंडोनेशिया 88, पेरू 69 और भारत में 68 मिलियन हेक्टेयर आपका वन क्षेत्र है। यानी विश्व में अगर देखा जाए तो विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश भारत अगर वन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 10वें नंबर पे आ जाता है, जो कि एक चिंताजनक विषय आप बोल सकते हैं। तो यहां से आपका सारा कंसेप्चुअल पढ़ाई होगी। इससे पहले हम लोगों ने 2 स्लाइड में जो पढ़ा था वनों के बारे में एक ब्रीफली जानकारी ले ली थी, वन क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों ने समझ लिया है। वह क्षेत्र जो वृक्षों झाड़ झुड़मुठों से घिरा रहता है उसे हम वन कहते हैं। प्राकृतिक रूप से अगर वो विकसित हुआ हो तो उसे प्राकृतिक वन कहते हैं। अगर वो मानवों के द्वारा विकसित किया हुआ हो तो उसे वानिकी कहते हैं। वन हमारे देश के लिए, वन हमारी दुनिया के लिए, वन हमारे संसार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन और वन्य जीव हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक हम लोग समझ चुके थे। वन संकट के बारे में अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजना और भी कई कारणों से आपका वन का ह्रास होते रहा है। इसके अलावा विश्व में वन की विस्तार की बात करें तो वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत 10वें नंबर पर आता है वन क्षेत्र में, जिसमें आपका 67.71 मिलियन हेक्टेयर भारत में वन है। जबकि अन्य में सबसे बड़े विदेश की बात करें तो रूस में 809 मिलियन हेक्टेयर, ब्राजील में 478, कनाडा में 310, अमेरिका में 303, चीन में 197, ऑस्ट्रेलिया में 164, कांगे में 134, इंडोनेशिया में 88 और पेरू में 69 और भारत में 68 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र का विस्तार आपका देखा जाता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, विश्व में वनों के ऐतिहासिक रुझान। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पूरे दुनिया में वन पुराने से लेके ये 1948 यानी लगभग 75 साल का डाटा लिया गया। 75 साल में क्या क्या परिवर्तन हुए वनों के क्षेत्र में, उसमें अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 1948 में भारत जब स्वतंत्र हुआ था, पूरी दुनिया में 4 अरब हेक्टेयर, पूरी दुनिया में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र थे। लेकिन 1990 आके यानी 48 से 90 तक वनों का अंधाधुंध दोहन हुआ, जिसके कारण ये 4 अरब घटकर 3.4 अरब हो गया। देखने को तो आपका 0.6 अरब दिखता है, लेकिन ये 0.6 अरब यानी 60 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन जो है समाप्त कर दिया गया था। कब? 60 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन समाप्त कर दिया गया था। और ये पिछले क्लास में हम लोगों ने पर्यावरण संबंधित बहुत सारी जो बैठकें 1995 में, 2000 में, अलग अलग समय पे 1990 के बाद ही कई बैठकें हुई, विश्व स्तर पर बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई, जिसके कारण ये फिर वापस 2005 में इसमें सुधार देखने को मिलता है, जिसमें वापस 3.952 अरब हेक्टेयर यानी लगभग 4 अरब हेक्टेयर पे वापस आ गया है। अब पूरे विश्व के धरातलीय क्षेत्रफल का, विश्व का 30% नहीं बोलेंगे, विश्व में जितनी भूमि है उसका 30% क्षेत्र पर वन का विस्तार है। 3.952 विश्व का यानी पूरे पृथ्वी के धरातल का, पूरे पृथ्वी की जो भूमि है उसके 30%। यानी देखिए, एक तो हमारी पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी पे, एक मिनट, पूरी पृथ्वी है, उसमें 70% आपका ऑलरेडी जल है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या 75 बताया था, मान लेते हैं 70% जल है, 70% जल है, 30% आपकी भूमि है। अब इस 30% के 30% यानी कुल मिलाकर अगर आपका 100 बीघा जमीन है, जिसमें 100 बीघा जमीन में आपका 70 बीघा में क्या है, पानी है, और इस 30 बीघा में जो स्थल है, तो इस 30 बीघा का 30% यानी कुल 9 बीघा में ही आपका वन है। यानी अगर आप पृथ्वी को 100 मानते हैं तो 100 में 9 यानी 9 बीघा में ही आपका क्या है, वन है। यानी कुल भूमि के 30% क्षेत्र में आपका वन का विस्तार। यहां तक आप समझ में आ गया। 48 में 4 अरब था, धीरे धीरे वहां से फिर दोहन हो ही रहा था। दोहन होते होते 1990 में 3.4 अरब रह गया, फिर 3.4 अरब से हटके आपका 1990 के बाद सुधार के कारण वापस 3.952 अरब हेक्टेयर वन वापस हम लोग रिकवर कर पाए हैं, जो कि पूरे विश्व का
स्थल का 30% है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे भारत में वन क्षेत्र। विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में एक 2005 का आंकड़ा और दूसरा 2011 के जनगणना का आंकड़ा आपका देखने को मिलता है। 2005 का जो आंकड़ा था वो IRS P6 LISS, ये भारतीय उपग्रह है। क्या है? यह उपग्रह है जिसमें बहुत सारे कैमरे, बहुत सारे सेंसर, यानी ये उपग्रह के द्वारा लिया गया डाटा है, जिसमें भारत में कुल 67.71 लाख हेक्टेयर, भारत में 67.71 ये आपका हो जाएगा मिलियन हेक्टेयर में कुल वन क्षेत्र था, जो कि कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 20.60% था। 2011 में यही आंकड़ा 21.05 तक पहुंचा है। यानी अभी जो है वनों की स्थिति में सुधार देखने को मिलता है, लेकिन वहीं सुधार की अपेक्षा ज्यादातर अभी दुर्गति देखने को मिल रही है, जिसपे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। भारत का क्या लक्ष्य है? भारतीय वन नीति के अनुसार भारत की जो नीति है वन एवं वन्य जीवों के लिए, तो भारत के वन जीवों के कारण हमारा ये टारगेट है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, यानी भारत का जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है, उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में आपका 33% वन होना चाहिए। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। भारत वनों के लिहाज से दुनिया में 10वां स्थान रखता है, जहां पे लगभग 68 मिलियन हेक्टेयर भूमि है। विश्व में सबसे बड़ा रूस है, जिसमें 809 मिलियन हेक्टेयर उसकी क्या है, वन से आच्छादित भूमि है। और उसके बाद 1948 में 4 अरब थे, फिर 90 में 3.4 हो गए, उसके बाद फिर सुधार के कारण फिर से 4 अरब पे हम लोग पहुंच गए। 2005 के आंकड़े हैं, 2009 के आंकड़े हैं, 2011 के आंकड़े, ये 2 आंकड़े आपको याद करने की जरूरत है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वनों का घनत्व आधारित वर्गीकरण, अब इसमें वनों का हम लोग वर्गीकरण देखेंगे अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग नजरिए से। क्यों? क्योंकि भारत में भी जो है, जो वन का जो विस्तार है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है। वन का जो घनत्व है देखा जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जहां पे वन का घनत्व बहुत अच्छा है। मेघालय के कुल 188 जिलों में ऐसा देखा जाता है। कितना जिलों में? 188 जिला में इतना है कि 60% से भी अधिक वन है। मतलब समझ रहे हैं, भारत सरकार का जो टारगेट है कि पूरे देश में 33% वन रहे, अगर मेघालय जैसा पूरा भारत बन जाएगा तो समझ जाइए देश में 33 नहीं 60% वन आपके देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में भारत अगर सबसे ज्यादा वन सघनता की बात करें तो अंडमान निकोबार में 90% वन है। 90% जो भूमि है अंडमान निकोबार की सबसे ज्यादा अधिक सघनता की बात करें, सघनता यानी एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ज्यादा वन है। मान लीजिए अगर किसी में आधा वन है तो वो 50% सघन है। उसी तरह अगर बात करें अंडमान निकोबार में, तो अंडमान निकोबार की कुल भूमि में 90% जो है वन आपको देखने को मिलता है, जो भारत में सबसे ज्यादा वन वाला अथी है, आप एरिया बात बता सकते हैं। अब हम लोग सघनता की दृष्टि से अलग अलग वनों का वर्गीकरण देखेंगे। सबसे अधिक सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, किस एरिया में सघनता सबसे अधिक है वन की, तो उसमें क्या है आपका 5 कैटेगरी है। 5 कैटेगरी क्या है? अत्यंत सघन वन, जहां पे 70% से ज्यादा वन पाए जाते हैं। कुल भूमि के 70% से ज्यादा वन आपके 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर ऐसा पाया जाता है। 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहां पे अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं, जिसके एरिया में 70% से अधिक वन पाए जाते हैं। फिर अत्यंत सघन वन, उसके बाद सघन वन जिसमें 40 से 70 के बीच का आंकड़ा, यानी अगर 1 किलोमीटर का एरिया है, एक स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो उसमें से 400 से लेकर आपका क्या बोल सकते हैं 40 से 70% उसका जो है वन आच्छादित हो, जिसमें से 73.60 लाख हेक्टेयर आपका सघन वन में आता है। खुले वन की बात करें जिसका घनत्व 10 से 40% है, जिसका घनत्व 10 से 40% है, 2.59 करोड़ हेक्टेयर। तो भारत में आपका क्या है सर्वाधिक खुले वन, नहीं मैंग्रोव वन, हाँ चलिए, भारत में सबसे अधिक खुले वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा वन की जो प्रकृति है घनत्व के आधार पर 10 से 40% के बीच में जो वैरी करने वाला होता है, सबसे अधिक वन जो है हमारे पास खुले वन है। झाड़ियां वो अन्य, यानी इससे कम 10% से कम वन वाले क्षेत्र को झाड़ी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। झाड़ियां वो अन्य जिसका घनत्व 10% से कम है, ये ऐसा क्या है, ये भी देखिए बहुत बड़ी मात्रा में है, 2.459 करोड़ हेक्टेयर। 2.459 करोड़ हेक्टेयर में आपका क्या है झाड़ियां या अन्य वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन बोलते हैं तटीय वन।
समुद्र के किनारे जो राज्य बसे हुए हैं उसके जो आपके क्या बोल सकते हैं, समुद्र के किनारे जो वन पनप जाते हैं जो कि लहरों को भी रोकते हैं। मैंग्रोव वन सुनामी में बचाव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्र में होने वाले वन को कहते हैं। समुद्र तट क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उसे मैंग्रोव वन कहते हैं। इसका घनत्व से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको घनत्व के अंतर्गत रखते हैं, जो एक आपका पांचवा है। ये 4.4 लाख हेक्टेयर आपका मैंग्रोव वन। अब इस सभी का डिटेल डिस्कशन हम लोग करते हैं। अत्यंत सघन वन क्या है? भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र लगभग 1.5% है, 1.66% है। आसाम सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। मैंने आपको बताया था मेघालय और भी जो राज्य हैं, आसाम और सिक्किम को छोड़कर भारत का जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर में कितने राज्य? 7 सिस्टर और एगो भाई, 7 गो सिस्टर और एगो भाई। जो आपके 7 सिस्टर कौन कौन सी हैं आपकी? सबसे पहले आप चले जाइए अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, और कौन आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, सारा आपका 7 सिस्टर यहां पे लिख लीजिए। 7 सिस्टर में आपका असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, और कौन कौन सा? असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, एक तो आपका सिक्किम तो है ही, और एक छूट रहा है। असम, मेघालय, मणिपुरा, त्रिपुरा, अरुणाचल, नागालैंड, और ये आपका मिजोरम। ये 8 जो राज्य हैं आपके, यहाँ पे आपके क्या 8 राज्य, पूर्वोत्तर के ये 8 राज्य, 7 सिस्टर कहा जाता है और एक भाई कहा जाता है, जो कि आपका सिक्किम है। तो सिक्किम और असम, सिक्किम और असम को छोड़कर बाकी जो 5 आपके जो 6 ना, सिक्किम छोड़ दो, असम छोड़ दो, बाकी एक मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये बाकी के जो 6 राज्य हैं, यहाँ पे अत्यंत सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ पे देखा जाता है, ये तो क्राइटेरिया आपका 70% से भी अधिक है ना, लेकिन नहीं, यहाँ पे 75% से भी अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो अत्यंत सघन वन क्या है आपका? 75% से भी अधिक वन पाए जाते हैं। चूंकि अत्यंत सघन वन 70 पे ही हो जाता है, तो आपका ये सभी जो राज्य हैं अत्यंत सघन वन के क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। अब इसमें क्या है? सघन वन, सघन वन जिसमें 40 से 70%, जिसमें 40 से 70 ये 2 कैटेगरी बहुत अच्छी मानी जाती है वन क्षेत्र के अकॉर्डिंग। इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आती है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। अत्यंत सघन वन 1.33%, सघन वन 3% है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र, इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व 62.99% है। यानी कौन कौन से राज्य? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम जो यहाँ छूट गया था वो यहाँ पे है, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में आपको सघन वन देखने को मिलते हैं, जो कि 40 से आपके 70% के बीच आते हैं। अगर आपका देखा जाए इन सभी क्षेत्रों में ऑन एन एवरेज 62.99% क्षेत्र आपके वनों का घनत्व है। 62.99% क्षेत्र में वनों का विस्तार यहाँ पे देखा जाता है। सबसे पहले 75 इसमें ऊपर वाले में नॉर्थ ईस्ट के जो 6 राज्य हैं, कौन कौन से? आपके सिक्किम और असम को छोड़ के, और नीचे आपके ये सारे हिमाचल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। आगे हम लोग देखते हैं खुले वन। खुले वन बोले तो 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिले, असम के 16 आदिवासी जिले, इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का घनत्व 23.89% है। यानी खुले वन 2.59 करोड़ हेक्टेयर कुल भूमि का, भारत के कुल भूमि का लगभग 7% क्षेत्र खुले वन के अंतर्गत आता है, जिसमें आप बोल सकते हैं थर्ड बेस्ट कैटेगरी का जो वन होता है वो यहाँ पाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम के 16 आदिवासी जिले में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों का जो घनत्व है वो क्या है?
23%। यानी असम जो है, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सबसे कम 1% वाला जो क्षेत्र है, जो राज्य है, वो असम है। चलिए आगे बात करते हैं, झाड़ियां एवं अन्य वन। अब ये क्या होता है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी का, जहां पे 10% से भी कम। ये क्या था, 10 से 40% का कैटेगरी वाला था, 10 से 40% का था। अब नीचे वाला आएगा हमारा 10 से भी कम, जिसको हम लोग झाड़ियां अन्य वन के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें आता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। अर्धशुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है, इसलिए यह क्षेत्र इस वर्ग में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आती है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% है। यानी सबसे अधिक आपका झाड़ियां एवं वन क्षेत्र आपका पाया जाता है। आगे अब हम लोग देखेंगे मैंग्रोव और तटीय वन। मैंग्रोव या तटीय वन, तटीय वन वैसा समुद्र तट के किनारे जो वन विकसित होते हैं उसे मैंग्रोव। विश्व के तटीय वन क्षेत्र यानी मैंग्रोव मात्र 5% यानी 4500 किलोमीटर क्षेत्र भारत में है, जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में है। इसके बाद गुजरात, अंडमान निकोबार और कुल मिलाकर 12 केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव्स वन पाए जाते हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, बंगाल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दमन और दीव शामिल हैं। कुल मिलाकर 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर यहाँ पे मैंग्रोव्स वन पाया जाता है। मैंग्रोव्स वन कहाँ पाए जाएंगे, जो तटीय जो क्षेत्र होंगे, जो तटीय राज्य होंगे, वहीं पे मैंग्रोव्स पाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश समुद्र तट के किनारे है, गुजरात तटीय, कर्नाटक समुद्र तट के, महाराष्ट्र समुद्र तट के, उड़ीसा समुद्र तट के, तमिलनाडु समुद्र तट के, पश्चिम बंगाल का सुंदर वन जो आपका मैंग्रोव्स वन क्षेत्र है, वो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। अंडमान निकोबार तो एक पूरा आइलैंड ही है। इसके अलावा अंडमान निकोबार में सबसे अधिक वन जो घनत्व पाया जाता है 90% से भी अधिक। पुदुचेरी, केरल, दमन और दीव शामिल हैं। पश्चिम बंगाल इसमें सबसे टॉप पे है। उसके बाद गुजरात। कुल मैंग्रोव्स का लगभग आधा यानी 47.6% वन मैंग्रोव्स वन जो है पश्चिम बंगाल, गुजरात में 21, अंडमान निकोबार में 14% आपका वन पाया जाएगा। तो यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं। घनत्व के आधार पर ये जो हमारी 5 कैटेगरी थी, एक एक करके हम लोगों ने सारा डिस्कस किया है। आगे हम लोग बात करेंगे रोचक तथ्य। रोचक तथ्य में क्या, पूर्वोत्तर के 7 राज्य देश के वन क्षेत्र का 25% है। यानी पूरे देश में जितना वन है उसमें से 1/4 वन पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। 188 आदिवासी जिले में कुल वन क्षेत्र 60.11% है। यानी भारत के कुल 188 आदिवासी जो जिले हैं वो पूरे वन का 60% कवर करते हैं। यानी आदिवासी जो जिले होते हैं वहां पे वनों का संरक्षण ज्यादा अच्छा से हो पाता है। यहां से आपका पता चलता है। शीर्ष राज्य की बात करें, अगर भारत में वनों का जो विस्तार में सबसे ज्यादा किस राज्य की भागीदारी है, भारत में सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन आपके मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र। ये 5 टॉप के राज्य है जहां वन क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा डब्बा में आता है, कवर हो गया। बिहार में वन की स्थिति की बात करेंगे तो बिहार में वन की स्थिति बहुत खराब है। बिहार में वन की स्थिति खराब है। यहाँ पे 17 जिलों में, बिहार में कुल 38 जिले हैं। कितना जिला, 38 जिला है। 38 जिला में 17 जिला में वन है ही नहीं। 17 जिला में वन आपका है ही नहीं। वन आवरण यहाँ पे कितना 7.1% है, जो कि 6764.14 हेक्टेयर है। भारत में कुल वन कितना, कुल भौगोलिक क्षेत्र का आपका 7% है, जो कि मात्र 6764.14 हेक्टेयर वन क्षेत्र है बिहार में। समस्या की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, 17 जिलों में वन एकदम नामो निशान खत्म हो गया है। शेष में केवल झाड़ी बची हुई है। 72 प्रदर्शन वन क्षेत्र में अगर कुछ कहा जाए तो पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास। यानी दक्षिण बिहार के जो राज्य, जो आपके जिले हैं, वो मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद, ये दक्षिण बिहार के सारे जिले हैं। और उत्तर बिहार का सिर्फ एक जिला पश्चिम चंपारण, जो कि आपका उधर किनारे में पड़ता है, जो कि आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जहां पे है, वहां पे वन के कुछ बेहतर स्थिति देखने को मिलते हैं। बाकी अन्य बिहार
के जिलों की बात करें तो वनों की स्थिति बहुत दयनीय है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3700 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी ये जो 6764 है, इस सभी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 38 में इस 10 के पास आधा है, बाकी 28 के पास आधा है। समझ जाइए, आधा से भी ज्यादा है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका लगभग क्या बोल सकते हैं 60% वन जो है इन्हीं 10 जिलों के पास है, बिहार का 60%। चलिए आगे बात करेंगे वनों का प्रशासनीय वर्गीकरण। अभी हम लोग वनों के घनत्व के अकॉर्डिंग हम लोग वर्गीकरण देखे थे, अलग अलग 5 प्रकार के। अब भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा वनों के संरक्षण के लिए वनों को 3 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखें। वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण में आरक्षित, रक्षित एवं अवर्गीकृत वन को समझाएं। तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे, 3 वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, 3 एरिया में बांटा गया है, जहां पे सबसे ज्यादा आरक्षित वन है। क्या है? सबसे ज्यादा आरक्षित है। भारत के वनों का कुल लगभग 54% वन आरक्षित वन है। ये वैसे वन होते हैं जहां पे एकदम रिस्ट्रिक्शन, ना आप अंदर घुस सकते हैं, कोई दोहन नहीं, सबसे ज्यादा सुरक्षा। इस वन को कोई नहीं छू सकता, ना आप बकरी चराने जाइएगा, ना गाय बांधिएगा, ना भैंस बांधिएगा, ना ही आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, ना ही आप कुछ चरा सकते हैं यहाँ, ना आप क्या बोल सकते हैं, पशुचारण नहीं कर सकते यहाँ से। आप इस वन से आप लकड़ी नहीं ले जा सकते, इस वन से आप लकड़ी नहीं काट सकते। ऐसे प्रकार के वनों को बहुत ही आरक्षित वन कहा जाता है। सरकार का इसमें पूरा अधिकार होता है, सरकार इसकी देखभाल करती है, इसको बढ़ाती है। वैसा क्षेत्र जिसमें वनों का बहुत अधिक दोहन होता है एवं कुछ वन बच जाते हैं, उस वन का अधिक दोहन ना हो, उस क्षेत्र को सरकार आरक्षित वन के अंतर्गत रखती है। कुल वन का 54% क्षेत्र आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। दूसरे में आया रक्षित वन। रक्षित वन में दोनों आप कर सकते हैं, पशुचारण और लकड़ी काटना, ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लाइसेंस लेना होगा। आपको क्या लेना होगा? लाइसेंस लेना होगा। एक नियम कानून होंगे, एक लिमिट होगा आपका, एक लिमिट से ज्यादा आप एक्सेस वहां से ना ही पशुचारण करवा सकते हैं, ना ही वहां से लकड़ी ला सकते हैं, ना ही उस वन का दोहन कर सकते हैं। यानी एक सीमित दोहन होता है, उसे रक्षित क्षेत्र कहते हैं। कुल वन का 29% क्षेत्र आपका रक्षित क्षेत्र है। फिर तीसरा आता है अवर्गीकृत। यहाँ पे कोई माँ बाप नहीं होता। इसका क्या होता है? अवर्गीकृत में कोई माँ बाप नहीं, यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। यहाँ आप जाइए, जो करना चाहते हैं, जितना लकड़ी चाहते हैं ले लीजिए, जितना पशुचारण करना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, ये जो क्षेत्र है बिना प्रतिबंधित का जो दोहन है, ऐसे क्षेत्र में सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ता है। सरकार को क्या? कुछ टैक्स देना पड़ता है। इसमें क्या होता है? अवर्गीकृत वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक में फुल रिस्ट्रिक्शन, एक में थोड़ा ढीला छोड़ते हैं, एक में पिल दे देते हैं बढ़िया से एकदम। एक में क्या? पिल दे दीजिएगा एकदम बढ़िया से, समझ जाइए। चलिए आगे, वनों के ह्रास का कारण। अब हम लोग यहां तक अलग अलग वन के प्रकार के बारे में डिटेल डिस्कशन किए हैं। अब हम लोग देखेंगे वनों के ह्रास। वन काहे दिक्कत है, इतना वन का प्रतिशत हम लोग वन पे काहे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं हम लोग वन पे? तो उसका सबसे पहला बात, वनों का ह्रास हुआ है 1948 से। जो हरासमेंट दिखा है, उसके बाद फिर जो रिकवर किए हैं, लेकिन रिकवर अगर वही बात है, अगर खरगोश आगे जाके थोड़े से दौड़ के फिर रुक जाए तो फिर क्या होगा? कछुआ जीत जाएगा। वनों का ह्रास में अगर हम लोग अभी भी प्रयासरत ना रहे तो अभी भी वन समाप्त होने के कगार पे हैं। तो ये क्या क्या कारण रहे हैं, अब तक क्या क्या कारण रहे हैं? तो उसमें हम लोग उपनिवेशिक काल, इसमें क्या हुआ? अंग्रेज भारत पे आक्रमण किए, यहाँ उपनिवेश बनाए भारत को। उसके बाद यहाँ पे क्या किए? रेलवे लाइन बिछाए, डाक सेवा लाए, जिसके कारण रेलवे की जो पटरियां जो बिछी, उसके नीचे अभी आप देखे होंगे सीमेंट का बना हुआ नीचे रहता है। लेकिन पुराने समय में मजबूत जो वन की जो लकड़ियां होती थी, उसके अंदर बिछाई जाती थी। रेल और सड़क निर्माण के लिए वनों की कटाई की गई थी, और बिछाने के लिए, यानी अगर किसी एरिया से रेल लाइन गुजार रही है और वहां पे वन आ रहा है, तो उस वन को काट दिया जाता था, बीच से हटा दिया जाता था। तो उसे उपनिवेशिक काल में भी वन की कटाई हुई। कृषि के विस्तार के लिए 1951 से लेकर 80 तक आप देखे होंगे हरित क्रांति आई, और भी बहुत सारे यहाँ पे कृषि के विकास के लिए 26,200 स्क्वायर किलोमीटर वन को खेत में बदल दिया गया। यानी वन जो थे वो खेत में बदल दिए गए। वनों को काट के, आप वृक्षों को काट के वहां पे जुताई की गई, धान रोपा गया। तो इसके कारण वनों का ह्रास यहाँ भी हुआ। 30 साल में लगभग
1200 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो वन से खेत में बदल गए। बड़ी परियोजनाएं बांध एवं खनन, सबसे पहले मैंने इसी की बात की थी स्टार्टिंग में कि 1952 में जब परियोजनाएं लाई गई, बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बांध बनाए गए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं लाई गई सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए, तो उस समय भी बांध बनाने के लिए 5000 स्क्वायर किलोमीटर, 5000 वर्ग किलोमीटर वनों की कटाई की गई। और डोलेमाइट, पश्चिम बंगाल में डोलेमाइट नामक पदार्थ मिला था, इसके खनन के लिए सुंदरवन जो है सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है वहां के भी वनों को काटा गया, वहां के भी वनों को काटा गया। यहाँ पे क्या बहुत बड़ी परियोजनाओं के कारण, बहुत बड़े जो विकास कार्य के कारण भी वनों का ह्रास हुआ है। झूम खेती जो कि पूर्वोत्तर और मध्य भारत में पाई जाती है। झूम खेती क्या होता है जी? झूम खेती वैसा खेती होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि पहला क्या किए, एक जगह बिल्कुल एकदम जितना भी पेड़ पौधा वहां पे है पहले उसको काट के उसको बढ़िया से साफ किए, वहां पे खेती किए, एक बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, वहां आप खाद और उर्वरक का प्रयोग नहीं किए। जब तक आपको लगा कि यहां से खेती की जा सकती है वहां तब तक किए, लेकिन आपको जैसे ही लगा मिट्टी की उर्वरता घट रही है, आप क्या किए, उस जमीन को वैसे ही छोड़ के आगे शिफ्ट कर गए। क्या किए, दूसरे जगह गए, फिर वहां पे पेड़ों को काटे, फिर वहां पे खेती किए, वहां पे भी खेती करने के बाद फिर आपको लगा कि यहाँ की भी उर्वरता घट गई, फिर वहां से अलग जगह शिफ्ट किए। झूम खेती यानी अलग अलग जगह पे खेती करना, उसे ही झूम खेती कहते हैं, जो कि पूर्वोत्तर और मध्य भारत में अधिक प्रसिद्ध थी। इस खेती के कारण भी अधिक वनों की कटाई हुई है। तो ह्रास के कारण यहाँ पे आ जाते हैं। आगे अब हम लोग विलुप्त प्राय जीव, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वनों की कटाई के कारण बहुत सारे जीवों के जो आश्रय हैं वो भी हट गए। वनों की कटाई के साथ बहुत सारे जंगली जीव के साथ मुठभेड़ भी हुआ। कुछ लोग शौक के कारण, शौक बड़ी चीज है, उसके कारण जीवों का क्या आप शिकार करने लगे, जिसके कारण बहुत सारे जीव क्या है विलुप्त हो गए। जानवर की बात करें तो कृष्णसार, चीतल, भेड़िया, गेंडा, मगर, लाल पांडा, ये सब विलुप्त प्राय विलुप्त होने के कगार पे हैं। प्रक्षर भी, सरस, श्वेत सारस, हरा सागर कछुआ, ये सब। बिहार के संदर्भ में बात करें तो गंगीय डॉल्फिन और अनूप मृग जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का है, और गंगीय डॉल्फिन जो आपका बेसिकली भागलपुर वाले क्षेत्र में आपके अधिक देखने को मिलती है, वो सभी विलुप्त प्राय जीव यानी विलुप्त होने की कगार पे हैं। भारत में आज 744 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और 22,531 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे है। इस पे हम लोग कौन कौन सी प्रजातियां हैं, किस किस कैटेगरी की है, ये सभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। क्या हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं? आपके बुक में भी होगा ये पेज, आपके बुक से ही ये सारा पेज है, तो एक बार आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। भारत में सबसे पहले पेड़ पौधे, 300 पेड़ पौधों की 384 प्रजातियां, कितनी पेड़ पौधों की 384 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पे है, विलुप्त हो चुकी है। सॉरी, पहले इसको ले आते हैं। पेड़ पौधों की 384 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और विलुप्त होने के कगार पे ये आपका 19,079 विलुप्त होने के कगार पे। विलुप्त होने के कगार पे यानी इस पर अगर ध्यान ना दिए तो ई वाला नंबरवा भी जो है ना इसी में जुड़ जाएगा, यानी 384 प्लस 19,079 ये आपका टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो विलुप्त होने के कगार पे 19,079 विलुप्त होने के कगार पे है। मछलियों की प्रजाति की बात करें तो 19 प्रजाति आपकी विलुप्त हो चुकी है और 343 अधिक दोहन के कारण, अगर हम किसी भी चीज को एक्सेस करते हैं वो चला जाएगा। क्या है? अधिक दोहन के कारण 343 प्रजाति। अभयचर यहां लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, उभयचर है। क्या है? उभयचर। उभयचर वैसा प्राणी जो जल और थल दोनों पे रहता है, तो उभयचर में 2 पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है। 50 प्रजातियां और है जो विलुप्त होने के कगार पे है। सरीसृप 21 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, 170 और रीढ़, बिना रीढ़ वाले जंतु 98 को विलुप्त हो गए हैं, 1355 और विलुप्त होने वाले हैं। बढ़िया से ध्यान से देखा जाए। पक्षी में बात करें 133 पक्षी की प्रजातियां एकदम सफा चटबाद यहां देखने को मिलती है, जिसमें एको खोजने जाइएगा तो नहीं मिलेगा। 10 यानी 1037 विलुप्त होने के कगार पे, यानी एक आध अब दिख जाती है, लेकिन अगर ज्यादा देर तक दिखना चाहते हैं तो इसका संरक्षण करने की आवश्यकता है। स्तनपायी 83, जिसमें से 497 आपका विलुप्त होने के कगार पे है, 83 हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर अगर टोटल करते हैं तो 742 प्रजातियां अब तक विलुप्त हो चुकी है। इसका अब नामो निशान नहीं देखने को मिलता है। वहीं 22,531 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये प्रजातियां हैं, ये जीव नहीं है।
एक जीव का एक पूरा नस्ल 22,531 नस्ल विलुप्त होने के कगार पे है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विलुप्त होने के खतरे में घिरे कुछ प्राणी, ये मैंने आपको बताया, कृष्णसार, चीतल, भेड़िया, अधुमेघ, नीलगाय, भारतीय कुरंग और बारहसिंगा, चीतल, गिर सिंह, ये अलग ही आपके बुक में है। अगर आप ये सभी कंटेंट आपको हमारे रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन भारत संसाधन में उपयोग, इस बुक में भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छा बुक है जिसमें आपको क्या, ये पूरा चैप्टर भी मिलेगा और उस चैप्टर के साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अगला क्या स्लाइड है हम लोग का, वन्य जीव ह्रास के 3 प्रमुख कारण। अब जो है हमारे, अभी तक हम लोगों ने वनों के ह्रास के कारण के बारे में बात किया था। अब वन्य जीव ह्रास के 3 प्रमुख कारण की बात करें तो प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण। वन्य जीव का जो प्राकृतिक आवास जो वन था, जब हम लोगों ने उसको साफ करना शुरू किया तो वन्य जीव क्या है, शहरीकरण, इसमें जो है बहुत सारे जंगल अब गांव हो गए, गांव अब शहर हो गए हैं, जिसके कारण क्या हुआ, जंगल की जैसे जैसे कटाई हुई वन्य जीवों का भी ह्रास होते रहा। वो जो हम लोगों ने 22,000 की जो प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पे है, जो हम देखा है, उसका एक प्रमुख कारण आपका ये रहा। दूसरा सबसे ज्यादा प्रमुख कारण है प्रदूषण, अम्ल वर्षा, यूवी किरणें, बहुत सारी प्रदूषण के कारण बहुत सारे जो जीव हैं उसकी प्रजनन क्षमता घट रही है। बहुत सारे जीव हैं प्रदूषण के कारण मारे जा रहे हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। तीसरा अवैध शिकार, ये अब के दिनों में थोड़ी कम नजर आती है, लेकिन एक टाइम पे शिकार एक बहुत क्या शौक, सबसे बड़ी शौक हुआ करती थी। ठीक है, तो शिकार करके उसको काला बाजारी भी होती थी, कुछ लोग शिकार शौक से भी करते थे। तीसरा अवैध शिकार, जिसमें काला बाजारी में चीन केंद्रित होता था, जो पूरी दुनिया में जो केंद्र रहता था इसका, चाइना, ये आपका देखने को मिलता है, तस्करी होता था, जिसके कारण वन्यजीव बहुत ह्रास के 3 प्रमुख कारण के बाद अब इसके बचाने के लिए कुछ ऐतिहासिक उपाय किए गए। ये गलत है आपका, वन्य जीव के ह्रास को बचाने के लिए कुछ ऐतिहासिक उपाय किए गए, जिसने अशोक के समय में शिलालेखों में इसका देखा जाता है कि अशोक शिलालेखों पर खुदवा के रखे थे। जैसे जैसे अशोक के चूंकि बहुत शिलालेख मिले हैं, तो अशोक ने अपने शिलालेखों पे खुदवा के रखे थे क्या, कि वन्य जीवों का जो है शिकार ना करें, ना तो आपको हम देख लेंगे। वन्य जीवों का शिकार ना करें, ना तो आपको हम देख लेंगे। तो अशोक का जो ये लिखित मिलता है कि उन्होंने वन जीवों, वन एवं वन प्राणियों के संरक्षण में कार्य किए थे। मुगल काल में भी बाबर और जहांगीर ने, किसने, बाबर और जहांगीर ने चित्रकला में वन्य जीव प्रेम दर्शाया है। मुगल काल के भी बहुत सारे दस्तावेजों में ऐसे देखे जाते हैं जिसमें वन्य जीवों के संरक्षण की बात कही गई है। आधुनिक पहल में रेड डाटा बुक, जिसमें सारा जितने भी रेड डाटा बुक एक मेंटेन किया जाता है, जिसको बहुत लोग सीरियसली लेते हैं। वैसा जीव जो विलुप्त होने के कगार पे है उसका नाम उसमें लिखा जाता है, ताकि सबका ध्यान उस पर केंद्रित हो। रेड डाटा बुक जो कि 1970 से लाया गया है, BSINFRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये आपका क्या है, जितने भी आपके वन एवं वन्य जीव जो विलुप्त होने के कगार पे हैं वो इसमें मेंटेन किए जाते हैं, ताकि उस पर विशेष ध्यान दिया जा सके। असाधारण पौधे, रेयर प्लांट्स को ग्रीन बुक में लिखा जाता है, ताकि उस पर विशेष ध्यान दिया जा सके। तो ये सारे रेड डाटा बुक आधुनिक में क्या आपका रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक आपका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे अब इसमें और क्या, IUCN श्रेणियां। IUCN श्रेणियां क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, यानी IUCN, जो कि अब है विश्व संरक्षण केंद्र, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जिसको कहा जाता है, उसकी अलग अलग श्रेणियां हैं। इस संस्था ने विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों को चिन्हित करके निम्नांकित में वर्गीकृत किया है। यानी अलग अलग जो प्रजाति है, भारत की अलग अलग जो प्रजाति है, विश्व स्तर पर विश्व संरक्षण संघ, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन बना है, जो कि जो जीव विलुप्त होने के कगार पे है या विलुप्त हो चुके हैं उसको रिकवर करने के लिए काम करती है। तो उन्होंने अपना एक लिस्ट बनाया है, अपना अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, जो 6 कैटेगरी, सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति, सुबद्ध जाति, दुर्लभ जाति, स्थानिक जाति और
लुप्त जाति, ये सब अपना अपना कैटेगराइज करके रखे हैं ताकि ये वन्य जीवों का बहुत अच्छे से संरक्षण कर सके। तो क्या क्या होती है सामान्य जाति, मतलब नॉर्मल जो जातियां जिस पर कोई ज्यादा संकट नहीं है, जिसका ठीक ठाक संख्या है, उसको सामान्य में रखते हैं। ये वे जातियां हैं जिसकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतल, ये रोडट्स इत्यादि। अब संकटग्रस्त, ये वे जातियां हैं जिनके लिप्त होने का खतरा है, जिनमें विषम परिस्थिति के कारण इनकी संख्या कम हुई। यानी देखिए, अलग अलग जीव में अगर हम लोग बात करें तो मानव भी धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन अगर किसी प्रजाति की संख्या धीरे धीरे घट रही है, बैलेंस भी नहीं है, धीरे धीरे घट रही है, तो ये संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत आता है। यदि वे जारी रहा तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। लाल हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेड़ा, पूंछ वाला बंदर, संगाई यानी मणिपुरी हिरन इत्यादि इस प्रकार की जाति के उदाहरण है जिसकी संख्या धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, जो कि एक समस्या का विषय है। इसको रखते हैं हम लोग संकटग्रस्त में। संकटग्रस्त के बाद आती है सुबद्ध। सुबद्ध यानी इसके अंतर्गत ऐसी जातियां को रखा जाता है जिनकी संख्या घट रही है, या वैसी जातियां हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं। उसमें क्या था, इसकी घट रही है और बिल्कुल एक टाइम से थोड़े कम टाइम से घट रही, लेकिन ये इतना टाइम से घट रहा है कि अब अगर इस पर ध्यान नहीं दिए ना तो ये गायब है। ये क्या हुआ, ये गया। तो नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है जो कि सुबद्ध के अंतर्गत आता है, जिस पर हम लोगों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आई होप। दुर्लभ जाति, इन जातियों की संख्या एकदम कम है। दुर्लभ यानी अब ये सब दिखबे नहीं करता, बहुत रेयर होता है, कभी ना कभी इस तरह दिखने को कम या सुबेद हैं। और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित हुई, यानी इसको जो प्रभावित कर रहा है उसकी अलग अलग जो विषम परिस्थितियां हैं वो अगर नहीं बदली, तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। और दुर्लभ जाति, संकटग्रस्त जाति क्या होती है उसमें हम लोग आगे देखेंगे। स्थानिक और लुप्त जाति, संकटग्रस्त जाति वैसी जो कि मतलब एकदम लगभग खत्म होने का कगार पे, ये मतलब एकदम अंतिम सांस जी रहा है। दुर्लभ जाति मतलब एकदम अंतिम सांस जी रहा है कि अब अगर तनियों सन ध्यान हटाना तो ई गया, तनियों सन ध्यान हटा मतलब गया। आगे बात करेंगे हम लोग स्थानिक जाति। स्थानिक जाति यानी रीजनल जो जीव होते हैं, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं में अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां स्थानिक जातियां कहलाती, जैसे अंडमानी टील, निकोबार कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल में मिथुन इसी वर्ग में आते, यानी किसी खास विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है। ये पूरे भारतवर्ग की जीव नहीं है और किसी खास विशेष क्षेत्र में ही ये संरक्षित है, खास विशेष क्षेत्र में ही ये पाया जाता है, उसे स्थानिक जातियां कहते हैं। और लुप्त जाति की बात करें, एकदम पूरा सफाचट हो चुका है। ये वे जाति हैं जो इनके रहने वाले आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई, जहां ये रहते थे वहां देखे नहीं पाई गई। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई है। एशियाई चीता, गुलाबी सर वाली बत्तख और डोडो पक्षी इसकी सबसे अच्छी उदाहरण है। ये तीन नाम आप याद रखिए, चीता, एशियाई चीता, गुलाबी सर वाली बत्तख और डोडो पक्षी सबसे अच्छी उदाहरण है जो कि पूरी तरह लुप्त हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। संरक्षण का तरीका अब हम लोग देखें, कैटेगराइज कर लिए हैं, अब इसका संरक्षण कैसे करेंगे। इन सिटू, एक्स सिटू, आपका एग्जाम के प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये दो चीज आप देखिए, हमेशा पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन सिटू एंड एक्स सिटू। इन सिटू और एक्स सिटू में अंतर स्पष्ट करें। इन सिटू एवं एक्स सिटू में क्या अंतर है लिखें। तो ये आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों तरफ में आपका आ सकता है। तो इसमें क्या है, इन सिटू क्या है, जहां जो जीव रह रहे हैं उसको वहीं पे संरक्षण प्रदान करना इन सिटू कहा जाता है, उसको प्राकृतिक आवास कहा जाता है। यानी यदि कोई जीव किसी खास क्षेत्र में है एवं उसे वहीं उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए, वहीं उसे बढ़िया से रखा जाए, वहीं उसके अनुकूलित वातावरण दिया जाए, तो उसे इन सिटू कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो कि पूरे भारत में 85 है, काजीरंगा, सुंदरवन ऐसे इन सिटू के उदाहरण है। अभ्यारण्य की बात करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य इन सिटू के अंतर्गत आते हैं। बिहार के कांवर झील और कुशेश्वर स्थान ये इन सिटू के अंतर्गत या अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। एक्स सिटू, एक्स सिटू में क्या होते हैं, एक्स सिटू में होते हैं कि यदि कोई जीव किसी क्षेत्र में संकटग्रस्त है, किसी क्षेत्र में वो नहीं रह पा रहा है, तो उस जीव को वहां से उठा के
किसी सुरक्षित जगह पे रखना, उसका लालन पालन करना, वहां उसके अनुकूलित वातावरण बना के देना एक्स-सिटू कहलाता है। जैसे कि प्रजनन केंद्र, मुरैना में घड़ियाल का प्रजनन केंद्र है, नंदन कानन में सफेद बाघ का प्रजनन, ये अलग अलग यानी अलग अलग जगह से घड़ियाल को उठा के लेके आएंगे, प्रजनन वहां पे रखेंगे। नंदन कानन में सफेद बाघ के लिए है। तो उसके अलावा जू, बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना जू के नाम से जिसको जानते हैं, वहां पे भी क्या है, एक्स-सिटू है। अलग अलग जगह से अगर कहीं कुछ मिलता है, कोई जंगली जानवर मिलता है, तो उसे वहां पे लाके उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है, उन्हें अच्छे से रखा जाता है। तो ये क्या है, एक्स-सिटू का। इन-सिटू जहां वो है वहीं पे उन्हें संरक्षण प्रदान करना इन-सिटू कहलाता है। ऐसे कब हो सकता है, जब एक ही जगह पर एक ही प्रजाति के बहुत सारे जीव हो तो उसे वही संरक्षण प्रदान किया जाता है। लेकिन कहीं अगर घूमते फिरते भटकते एगो दूगो तीनगो मिल जाए तो उसको वहां से उठाकर कहीं सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इन-सिटू में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इन राष्ट्रीय उद्यान ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थिति तैयार करना होता है। सबसे टॉप का राष्ट्रीय जो भारत का जो अगर इन-सिटू की बात करें सबसे टॉप पे आता है, आप एक तरह से बोल सकते हैं आईआईटी के टाइप का। इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित है, यानी बाहर के लोग अंदर नहीं जा सकते। जैसे कृषि कार्य के लिए, वन उत्पादों को एकत्र करने के लिए, पशु चराने के लिए तथा निर्माण कार्य करने के लिए, यानी वो पूरी तरह संरक्षित होता है और उसे ही राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 85 राष्ट्रीय उद्यान है। एवं अभ्यारण्य की बात करें तो हमने क्या बोला था, 448 अभ्यारण्य है, इसमें हम लोग आगे बात करेंगे। विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य ऐसे क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र होते हैं जहां वन्य जीव की सुरक्षा बहुत अच्छे से होती है। यह निजी संपत्ति हो सकती है, जैसे कि अभी क्या है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, मुकेश अंबानी के द्वारा एक अच्छा सा पूरा पार्क बनाया गया है जो कि अलग अलग जो देश के जो जीव हैं उनको लाके वहां पे संरक्षण, तो उनको क्या अभ्यारण्य के अंतर्गत रखा जाता है। ये निजी भी हो सकते हैं। इस क्षेत्र में कृषि, वन उत्पादन को एकत्र करने, मछली पकड़ने आदि की सीमित छूट होती है या लिमिटेड छूट होती है। अगर सरकारी की भी होती है तो ये क्या थोड़ा लिमिट में होता है। वन्य जीवों के स्वाभाविक जैविक क्रियाएं जैसे घोंसला बनाना, जोड़ा बनाना, अंडे या बच्चों का सेवन करना पर बाधा पहुंचाने का मालिकाना अधिकार को सीमित किया जाता है। यानी बहुत ही लिमिटेड टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ये अभ्यारण्य आपका देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया होती है। क्या राष्ट्रीय अभ्यारण्य बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं। यहाँ आप ना कुछ पशुचारण कर सकते हैं, ना अंदर जा ही नहीं सकते आप, ठीक है। इसमें अभ्यारण्य में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करने का। अब आगे अब हम लोग बात करेंगे जैव मंडल का। यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता को संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस क्षेत्रों में जैव विविधता की आनुवांशिक विविधता के रूप में संरक्षित कार्यक्रम चलाया जाता है। विश्व के 65 देशों में लगभग 243 सुरक्षित जैव मंडल हैं। भारत में 18 जैव मंडल हैं। भारत में जैव मंडल की संख्या कितनी है, 18। बहुत बार क्वेश्चन आया, भारत में जैव मंडल की संख्या कितनी है, 18। भारत में जैव मंडल की संख्या कितनी है, 18। अब हम लोग एक चीज और देखेंगे जो कि आज का क्लास का हमारा आखिरी होगा। उसके बाद अब हम लोग अगले जो पार्ट होगा इसका, उसमें अब हम लोग बाकी सारा चीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में कितने जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका जो हमारा जो लिस्ट है, जो कि आपके बुक में भी देखने को मिलता है, वो सभी भारत के राज्यानुसार प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य। तो बात करें मध्य प्रदेश की, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और फासिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपके पूरे बुक में भी है, आपका बुक में भी होगा। हमारे रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन भारत संसाधन एवं उपयोग में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सभी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, अलग अलग राज्यों में ये सारे राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको एक बार आपको पढ़ लेना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे टेबल से हर बार एक क्वेश्चन जरूर टच किया है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम के लायक ये कंटेंट है। चलिए आगे, ये आपका पूरा यहाँ पे अगर आप चाहें देख सकते हैं। ये आपका बुक का जो पेज नंबर भी बता देता है। अगर आप बीटीबीसी बुक का बात करें तो ये आपका पेज नंबर 58 से 60 का ये सारा पोर्शन है जो आपको याद कर लेने का है। तो ये आज का हमारा ये पूरा क्लास पहला पार्ट है। वन एवं वन जीव संसाधन को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा आधा है, अगला पार्ट में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही दोस्तों। इसके अलावा आपका जो रोशनी पब्लिकेशन, जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, एक कंप्लीट बैच है हमारा पब्लिकेशन, हमारा यूट्यूब चैनल, दोनों मिलकर आपके लिए कंप्लीट बैच लाए हैं, जिसके अंतर्गत आपको हमारे जो नोट्स के रूप में हमारी बिल्कुल फुल फ्लेज्ड बुक है, जिसमें आपको
BTBC बुक खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका कंटेंट होगा सभी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, क्लास 9th के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी। 10th के लिए हमारा स्पेशल फोकस है जिसमें आपको SST का भी बुक मिलेगा, जिसमें मैंने आपको अभी ज्योग्राफी दिखाया है और भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। 9th 10th की अगर हम बात करें, इंग्लिश और संस्कृत की अगर हम बात करें, तो इसमें आपका जो इंग्लिश का जो चैप्टर है, जो संस्कृत का चैप्टर है, उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके नीचे लिखा होता है ताकि आप उस चैप्टर को अच्छे से पकड़ के समझ सके। ठीक है, इसके अलावा हर एक चैप्टर का आपका क्वेश्चन आंसर इसमें किया हुआ मिलेगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर किस प्रकार करना है इसमें ज्यादा दिक्कत ना हो। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये सभी बुक आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या अपने नजदीकी बुक स्टोर पे अवेलेबल मिलेगी। आगे बात करेंगे इसमें कुछ और। क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 25 तक का पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन आपके कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, जब आप पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, आप जो चैप्टर खत्म करते जा रहे हैं उसका अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। ये भी हमारे 2026 के लिए लॉन्च हो गया है। 2026 के लिए क्वेश्चन बैंक भी हमारा लॉन्च हो गया है। ये सभी बुक आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे देखने को मिलेंगे। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रैश कोर्स की बात करें, ये पूरा क्रैश कोर्स जो है आपका, जो भी पूरा बुक का जो हर एक चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो ग्रामेटिकल का भी जो पोर्शन जो कवर होता है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, उन सभी का आपका इसमें देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे 11th एवं 12th के लिए भी कैप्टन दिगंत, कैप्टन रेनबो देखने को मिलेगा, जिसमें आपका वही सारा चैप्टर देखने को मिलेगा और सारा चैप्टर के साथ साथ आपको उसका क्वेश्चन आंसर भी किया हुआ मिलेगा। और रेनबो में बात करेंगे तो आपका इंग्लिश का हिंदी भी मिलेगा। तो ये था आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन क्लास 1 का जो गौ यानी 1 का जो तीसरा पार्ट था उसका हम लोग आधा कंप्लीट किया, आधा और बचा हुआ है। आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा, पूरा सेशन बहुत मजा आया होगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।